नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के कंटेंट को देखें और देखकर जो लिंक्स हैं उसको अपने जानने वाले लोगों के बीच में भेजें, ताकि और लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ इतनी सी सहायता आपसे चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिस तरीके की निष्पक्ष, ईमानदार पत्रकारिता और बेबाक विश्लेषण लेकर आती हूँ, वो आपको कम चैनल्स पर देखने को मिलेगा। तो जरूर जनगणमन 24/7 को सब्सक्राइब करें। अब आप ये सोचिए, कल हमने आपको क्या दिखाया था बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव के बारे में ये दिखाया था कि उनका अस्तित्व संकट में है, उनका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि बिक नहीं रहा है, और गर्मी में वो अपना गुलाब शरबत बेचने के लिए उन्होंने शरबत जिहाद को इंट्रोड्यूस किया। अब आप देख लीजिए कि वो नफरत की इंडस्ट्री कैसे चलाते हैं अपने बाकी सामग्रियों के साथ। लेकिन आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे कि आपको ये लगेगा कि बाबा रामदेव बाबा नहीं है, बल्कि रामदेव एक पूरा पूरा फ्रॉड है, जिसका सपोर्ट बीजेपी करती है, जिसका सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसका सपोर्ट बड़े बड़े लोग जो कॉर्पोरेट जगत के हैं वो करते हैं। अब इस रामदेव ने आखिर क्या किया? अब आपको पहला एक ट्वीट दिखाते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आपको पता होगा, एक छोटी सी संस्था है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रिपोर्टर्स की, जो बहुत अपना समय जाया करके और उस स्टोरी को करते हैं। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक जांच की और उस ट्वीट को दिखाइएगा। सागर, अगर आप बैक स्टेज में मुझे सुन सकते हैं तो सबसे पहले उस ट्वीट को प्ले करिए, इस स्टोरी को हटा दीजिए और ट्वीट को प्ले करिए। जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो फाउंडर है नितिन सेठी का ट्वीट है, जिसमें वो पहले ट्वीट में अपने लिखते हैं, बाबा रामदेव इज पुशिंग हिज Patanjali product using communal messages. While he indulges in this shameful tactic in public, he and his associates indulge in many dubious businesses hidden from the public glare. यानी कि बाबा रामदेव कम्युनल एजेंडा चलाते हैं, लेकिन उनके पर्दे के पीछे के जो लोग हैं वो डूबियस काम करते हैं, यानी कि हेरा फेरी का काम, फ्रॉड का काम, जालसाजी का काम बाबा रामदेव करते हैं। ये पहला ट्वीट था रिपोर्टर्स कलेक्टिव का। अब उसके बाद आपको एक एक करके उन स्टोरीज के बारे में भी बताती हूँ। अब एक एक करके चलते हैं। इसी ट्वीट में बहुत सारी थ्रेड्स हैं। अब ये देखिए, ये पहली स्टोरी है, पतंजलि ग्रुप स्पॉन्ड डूबियस शेल कंपनीज फॉर ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट बिजनेस। ये पहली स्टोरी है और पहली स्टोरी में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज को बनाया ताकि उनका ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट बिजनेस हो सके। क्या आपने कभी सोचा था कि बाबा रामदेव इस तरीके के काम करेंगे? वो तो यही कहते हैं भाई कि वो तो योग गुरु हैं, योगा सिखाते हैं, इंटरनेशनली योगा को प्रमोट करते हैं। योगा प्रमोट करते करते उन्होंने हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। उसके अलावा वो एफएमसीजी में घुस गए। उनका घी, उनका तेल, उनका साबुन, उनकी क्रीम सब आ गया मार्केट में। तो उन्होंने एक बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर कर लिया। लेकिन वो सारे काम बाबा रामदेव करते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस जांच को आप जरूर देखें। इस पड़ताली खोजी पत्रकारिता को सलाम करते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टोरी को आप देखें। और ये पहली स्टोरी है, पतंजलि ग्रुप स्पॉन्ड डूबियस शेल कंपनीज, और इसका जो हेडिंग है वो यही है, फॉर ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट बिजनेस। ये पहली स्टोरी थी। उसके बाद अगर आप स्टोरी को खोलेंगे, बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, लेकिन आप उसको अगर पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको बताती हूँ। India knows Baba Ramdev as a yoga guru who made his wealth through business ventures overlapping both material and spiritual worlds. But in the forested but in the forested village of Mangar in the Aravali range bordering Delhi, Ramdev is better known as a real estate मुगल। आपको पता है कि रियल एस्टेट का बादशाह भी बन गए बाबा रामदेव, क्योंकि अरावली की जो माउंटेन्स है दिल्ली और फरीदाबाद के बॉर्डर पर, वहां पर उन्होंने खूब जमीन उनको मिली। और थैंक्स टू मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री थे। बाबा जी, मैं एक एक पैराग्राफ उस हर स्टोरी का पढ़ूंगी। बाबा जी bought parcels of land in Mangar through his companies, said a local realty dealer who did not want to be identified. There are different companies that brought land here. We know they are all Babajis because
The dealers involved in the purchase are locally known to be working for him. यानी कि लोकल एजेंट्स को बाबा रामदेव ने खड़ा किया, उन सबको पता है कि ये सारी जमीन बाबा रामदेव ने खरीदी है और उनको पता है, लेकिन वो ये डर कर मारे अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके की मांगर जो गांव है उसके आसपास की जमीन उनको बहुत सारी मिली है। द रियल्टी डीलर वॉज राइट। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फाउंड that a number of shell and obscure companies linked to the Patanjali group and mostly controlled and managed by Ramdev's younger brother and close business associates have been buying and selling lands in Mangar. मांगर में जमीन खरीदने का और जमीन बेचने का काम बाबा रामदेव अपने भाई के जरिए करते हैं। बाबा रामदेव के छोटे भाई हैं, उनके जरिए ये काम किया जाता है और ये पूरा एरिया फरीदाबाद में आता है। फरीदाबाद वही जगह है जहां मैं भी हूँ, मैं वही फरीदाबाद में रहती हूँ, लेकिन मुझे भी आज तक नहीं पता चला कि मांगर के इस गांव में इतना बड़ा रियल एस्टेट बादशाह बाबा रामदेव बन गए हैं। Corporate groups and rich individuals are known to deploy shell companies, hollow firms that exist only on paper, some legitimately and many for illegitimate purposes. Shell companies can hide the real beneficiaries of transactions they undertake and avoid paying taxes. तो यानी कि ये काम बाबा रामदेव ने भी किया, झूठी कंपनियां बनाई जिसको आप शेल कंपनीज कहते हैं और उसके जरिए पैसे का लेन देन किया। ये कुल मिलाकर पहली स्टोरी है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी की क्लिप प्ले करिएगा सागर। अब ये देखिए दूसरी स्टोरी। एज हरियाणा केप्ट अरावलीज अनप्रोटेक्टेड, पाटांजलि क्वाइटली ट्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। अब हरियाणा में अरावलीज की सुरक्षा करने के लिए उसको जो मनोहर लाल खट्टर जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो अरावलीज को बचाने का कोई काम नहीं करते थे, लेकिन पाटांजलि को जमीन मिल जाए, बाबा रामदेव वहां से जमीन खरीद ले, उसकी पुरजोर कोशिश किस तरीके से उन्होंने मनोहर लाल खट्टर ने की ताकि रामदेव को इसका पूरा फायदा मिल सके। अब आप ये देखिए, कहानी इज डेटेड बैक टू 2015। इन अप्रैल 2015 हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑफर्ड बाबा रामदेव द स्टेटस ऑफ अ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। उनको राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। उसके बाद रामदेव, a resourceful holy man for the BJP ruling Haryana and the country, declined the offer. उन्होंने मना कर दिया। Now that PM is ours, entire cabinet is ours, Haryana CM is ours, and his cabinet is ours, so let Baba remain a Baba. ये बाबा रामदेव ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अब तो अपना प्रधानमंत्री है, अपना मुख्यमंत्री है, सब कुछ अपना है, इसलिए सब कुछ आराम से हो जाएगा। ये खोजी पत्रकारिता में रिपोर्टर्स कलेक्टिव के यही बातें निकली हैं। अब आगे देखिए, the trappings of power were redundant for Ramdev. He had already built his proximity to power through his strong electoral support to BJP and Narendra Modi. In turn, Ramdev and his Patanjali group benefited in Haryana from the BJP government's policies in the state. Judicial records, अब आप देखिए proof क्या क्या है। The proof is found in the forest lands of the Aravali range in Haryana. सारा evidence, सारा सबूत अरावली की रेंज में मिलता है। Judicial records, policy papers and government records reveal a concerted effort from the Haryana government to ensure parts of the sensitive Aravali range do not get any protection. यानी कि जो कानून है कि आपको ये जमीन अरावली की प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तो जानबूझकर हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे कि वो प्रोटेक्टेड लैंड नहीं रहा। और जब प्रोटेक्टेड नहीं था तो बाबा रामदेव ने जी भर के दिल खोल के उस लैंड को खरीदा, यानी कि सारे नियमों की धज्जियां उड़ा डाली। The state stonewalled two crucial Supreme Court orders of 1996 and 2022 that offered protection to these forests: the state deforestation laws and a union government law that protects ecologically vital lands in and around Delhi. यानी कि अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए 1996 और 2022 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उस ऑर्डर को भी दरकिनारे करके इस धूर्त बाबा को, इस फ्रॉड बाबा को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इस तरीके की चाल चली। The state's dilly-dallying has helped lay the ground for a surreptitious real estate business that flourished in the forested land of Aravali. अब ये स्टोरी लंबी है, इसको मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ूंगी। अब आइए चलते हैं तीसरी स्टोरी पर। तीसरी स्टोरी में क्या होता है ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। How Baba Ramdev and associates used a tax-free charity to park Patanjali investment funds and इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि
स्टोरी के अगर आप डिटेल पढ़ेंगे, वो जो स्टोरी तीसरी स्टोरी है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, कि बाबा रामदेव एंड हिज एसोसिएट्स रन अ टैक्स एग्जेम्प्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक दान देने वाली संस्था को बाबा रामदेव ने बनाया। वो टैक्स फ्री थी, यानी कि उसमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। एंड उसका वजह क्या थी? ताकि बाबा रामदेव और पतंजलि अपने जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में पार्क कर सके। अब ये देखिए, Baba Ramdev and associates run a tax-exempt charitable organization to park money and investments, including in bankrupt consumer goods company Ruchi Soya and Patanjali acquired. An investigation by the Reporters Collective has found, यानी कि रुचि सोया और पातंजलि ने इसको अक्वायर किया इसी काम के लिए। In 2016, people linked to the Patanjali group set up a non-profit charity company called Yogaksham Sansthan for establishing and promoting yoga and Ayurveda centers, earning it a tax-free status. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें ये कहा गया कि योगा होगा, वो योगा का संस्थान बनेगा और उसमें योगा और आयुर्वेद को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन इस योगा और आयुर्वेद को प्रमोट करने के पीछे देखिए किस तरीके के दलदल में जानबूझकर वो घुसे। उस दलदल को क्रिएट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, और जाहिर सी बात है कि उनको रजामंदगी मोदी सरकार से मिली होगी, इसीलिए वो इस तरीके का टैक्स फ्री चैरिटी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया ताकि वो अपने सारे पैसे को वहां पर पार्क कर सके। Tax laws have restrictions on non-profits earning income through business investments and commercial activities to prevent such charitable organizations being used as vehicles to make profits without paying taxes. In the past, many non-profits have been investigated and prosecuted by tax authorities for minor transgressions. Ramdev's charitable company stayed off scrutiny despite not doing any of its stated charitable work and instead moving investments. उनकी कोई जांच नहीं हुई, किसी ने उनसे टैक्स की पड़ताल नहीं की और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को करते रहे। और अगर यही अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके घर पर क्या क्या ईडी नहीं पहुंच जाती, सीबीआई नहीं पहुंच जाती, आप ये सोच लीजिए। लेकिन बाबा रामदेव के आश्रम में या कहीं पर आपने सुना आज तक कि ईडी और सीबीआई उनके घर पर पहुंची हो? सारे नियमों को ताक पर उन्होंने रख दिया। लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें मोटिव क्या था? ये लाइन सुनिए, उसके बाद फिर मैं इस विश्लेषण को शुरू करूंगी। While the motive for setting up such entities is complex, the obvious reasons are these hollow entities that don't do their stated work, limit the visibility of the ownership, add layers of obfuscation as money moves from one entity to another, and potentially provide opportunity to minimize taxes. Accountants call it tax planning. यानी कि ये बाबा जो कहता है कि हम आयुर्वेदा और योगा को प्रमोट करते हैं, ये प्रमोट करते करते इसने कितना बड़ा पाखंड का, फ्रॉड का, जालसाजी का एक पूरा अंपायर खड़ा किया। और कैमरे पे क्या बोलता है? अरे मैं तो आपको योगा सिखाता हूं, आप हमारा गुलाब शरबत पीजिए। मूर्ख बनाने की पूरी फैक्ट्री इस बाबा रामदेव ने खोल रखी है और उसी फैक्ट्री का पर्दाफाश आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है। ये स्टोरी लंबी थी इसलिए कुछ 13 मिनट लग गए स्टोरी को समझाने में। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 अलग-अलग स्टोरीज रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने की हैं। बाबा रामदेव के फ्रॉड को उजागर किया है और ये स्टोरी ठीक एक दिन बाद आती है जब बाबा रामदेव अपना गुलाब शरबत बेचने के लिए निकले हैं। और शरबत नहीं, शरबत जिहाद की बात वो करते हैं। तो आइए सीधे इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा मौजूद है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस स्टोरी को देखकर क्या लगता है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में ये स्टोरी है। उन्होंने पूरे इस जालसाजी के एम्पायर को एक तरीके से बेनकाब किया है। पहला थॉट आपका क्या है स्टोरी को देखकर? जी। हाँ, पहला विचार यही आ रहा है मुझे कि अगर योगा होगा तभी योगा से ही मेरे पास पैसा होगा। तो योगा से ही पैसा होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपने शुरुआत में कहा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक छोटी-सी संस्था है, लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यही रिपोर्टर्स कलेक्टिव है जिसने कि अमेरिका में 1970 में वाटरगेट स्कैंडल निकाला था, जिसके आपको चलते अमेरिका के सिद्धार्थ, आपको 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ क्योंकि ये जो इमेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनको लोगों को यहाँ पर समझाना ज़रूरी है कि ये जो मकड़ जाल ऐसा दिख रहा है, सॉरी, ये जो बहुत सारे हाथ आपको दिख रहे हैं रावण जैसे, इसमें पूरा क्या है? पातंजलि का पूरा लैंड एम्पायर, जो उनका पूरा ज़मीन का एम्पायर उन्होंने अरावली के मांगड़ विलेज में बनाया है, ये उसका है। अब इसको अगर आप ज़ूम करके देखेंगे, उसको ज़ूम करके मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से शुरू होता है कि पातंजलि
Corupaq Private Limited, 1.2 acres. Verb Corporation Private Limited, 33.2 acres. Patanjali Paridhan Private Limited, 32.05 acres. देखिए किस किस तरीके से जमीन ली गई है. Bhumi Enterprises, 4.6 acres. Patanjali Yogpith Trust, 3.25 acres. Bhumvati Enterprises, 16.23 acres. गौरी सुता बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 19.8 एकर्स. ये सारे देखते जाइएगा. इस धूर्त बाबा के सारे कारनामे ये आपके सामने है. देखिए क्या क्या करता है ये. पारंपरिक कृषि कंपनी 1.67 एकर्स. कनखल आयुर्वेद 2.5 एकर्स. Vedanta Enterprises 2.3 acres. Green Apple Security Systems Private Limited 3.1 acres. Green Apple Bildoon Private Limited 0.75 acres. Golden Agro Research Company 2.9 acres. ये पूरा मांगर विलेज का ये पूरा जाल है जहां पर उसने जमीन को हड़पा है, शेल कंपनीज बनाई हैं और किस तरीके से जमीन का लेन देन करके दिखाता है कि ये योगा और उसका आयुर्वेद का इसने एम्पायर खड़ा किया. जी सिद्धार्थ, सॉरी, बोलिए. नहीं ठीक है। बहुत अच्छा हुआ। मैंने पहले बार ये देखा तो मुझे लगा कि ये कहाँ पर किस किस रावण या ऑक्टोपस का फोटो आ गया है यहाँ पर, तो आपने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये किस किस चीज का प्रतीक है. तो सबसे पहले तो आपने जो जो ये पिछले 16 मिनट में समझाया उससे एक चीज समझ में आ गया मुझको कि भारत में योगा से ही पैसा होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है. सबसे आसान रास्ता पैसा कमाना है तो योगा से ही होगा. दूसरी बात ये कि आपने जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के बारे में कहा कि वो एक छोटी-सी संस्था है, तो वो छोटी-सी संस्था है, वो सच है, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव कड़े गंभीर. रिपोर्टर्स कलेक्टिव वही संस्था है, जिसने कि वाटरगेट स्कैंडल 1970 में खुलासा किया था, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ गया था. और अभी 1 साल पहले जो इलेक्टरल बॉन्ड का खुलासा भारत में हुआ था, जिसके चलते बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्टरल बॉन्ड गैर कानूनी घोषित हुआ था, उसका भी सबसे पहला खुलासा इसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया था. तो यही रिपोर्टर्स कलेक्टिव है जो कि बाबा रामदेव जी के पतंजलि और पूरे योग के ऊपर ये कहानी निकाल रहा है. और जहां तक मेरी समझ है ये कहानी अभी बनती हुई कहानी है. रिपोर्टर्स कलेक्टिव इसकी और भी किस्तें लाने वाला है. कल परसों आने वाले दिन में ये किस्तें बहुत सारी आने वाली है. तो इसीलिए मैं काफी सारा ये कार्यक्रम होते होते मैं काफी सारी चीजों को नोट भी कर रहा था, तो थोड़ी बहुत चीजों में नोट से भी बताऊंगा. हुआ ये कि 2014 से पहले बाबा रामदेव जी इस देश में योग के प्रचारक थे, लेकिन जब 2014 में भाजपा आ गई और उसने योग को हाईजैक कर लिया, तब बाबा जी ने सोचा कि चलिए अब योग हाईजैक हो गया तो अब हम व्यापारी बन जाते हैं. तो उन्होंने पतंजलि शुरू की. और बाबा या रामदेव आज इस देश में लगता है कि व्यापार सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का जीता जाता जागता उदाहरण बन गए हैं. मूलतः बाबा रामदेव जी भी हरियाणा के हैं, हमें पता है. आपने जो पूरा ये सब समझाया कि किस तरह से उनके रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उनकी जमीन जायदाद वगैरह की डिटेल्स दी है, मोटा मोटी उसको मैं 2 ही चीज में समझा देता हूं कि पतंजलि ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए योगक्षेम संस्थान जैसे कर मुक्त चैरिटेबल संस्था बनाई. तो सबसे पहले तो इस देश में ध्यान में रखिएगा कि 3 ही इकाइयां होती हैं जिनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता. बाकी आप व्यक्ति के नाते, कंपनी के नाते, संस्था के नाते आप कहीं भी कुछ भी काम कीजिए, पैसा जो आप कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है. 3 ही इकाइयां हैं जिनको कि भारत में टैक्स देना नहीं पड़ता. एक तो आप अगर राजनीतिक दल हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. दूसरा आप आईपीएल हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. आईपीएल आप क्रिकेट चला रहे हैं तो नहीं, तो आप एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मतलब आप कोई सेवा संस्थान चला रहे हैं, तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. तो हुआ यह है कि बाबा रामदेव जी तो अपने जगह पर हैं, लेकिन पतंजलि नाम की जो संस्था है वो न तो राजनीतिक दल है, जहां तक हमें पता है वो क्रिकेट की टीम भी आईपीएल की वो नहीं चलाती है. और जहां तक उनकी बात है कि पतंजलि अपने आप में क्योंकि व्यापार करती है, इसीलिए वो संस्था सेवा संस्था नहीं बन सकती. पतंजलि एक व्यापारिक कंपनी है जो कि सेवा संस्था नहीं बन सकती. तो जहां तक ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का निचोड़ में समझ पाया हूं, पतंजलि ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए योगक्षेम संस्थान जैसी कर मुक्त चैरिटेबल संस्था बना दी. बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग चैरिटी के बजाय व्यवसायिक लाभ के लिए वो करने लगे. उदाहरण के तौर पर इस संस्था ने रुचि सोया नाम की एक चीज है, जो कि अब वो उसका नाम है पतंजलि फूड्स, पहले वो रुचि सोया कहा जाता था. उस रुचि सोया में 16.5% हिस्सेदारी रख ली और उससे बहुत भारी मुनाफा कमा लिया. ये अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं इस देश में तो बुरा नहीं है,
लेकिन मुनाफा आप कंपनी के नाते कमाते हैं तो उसका टैक्स सरकार को देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुनाफा उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कमाया। सेवा संस्थान मुनाफा नहीं कमा सकता, ये सीधा सीधा एक नियम होता है। तो उन्होंने मुनाफा कमा लिया। अब ये कर मुक्त जो उनको दर्जा मिला था उसका लाभ उठाते हुए इधर उधर उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया ये भारत में चैरिटी के नियमों के खिलाफ जाता है। अब ये खिलाफ भी गया तो वहां की हरियाणा सरकार ने उन पर कोई ये नहीं किया। सामान्यतः नियम यह है कि ऐसी संस्थाओं को व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ कमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। लेकिन योगक्षेम ने चैरिटी कार्य के बजाय पतंजलि का कारोबार करना शुरू कर दिया और उसको मजबूत करने पर ध्यान दे दिया। तो हुआ यह कि एक संस्था जो कि सेवा के लिए बनी थी वो व्यापार में उतर गई। व्यापार में उतरना गलत नहीं है, आप व्यापार कीजिए और सरकार को टैक्स दीजिए, लेकिन आप अपने आप को बताइए कुछ और कीजिए कुछ, ये तो नहीं हो सकता ना। आप अपने आप को अगर क्रिकेटर बोल रहे हैं तो आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप फुटबॉल खेलिएगा तो आप फुटबॉलर हो जाते हैं, क्रिकेटर नहीं हो सकते। दूसरा एक ये भी है कि पतंजलि ने ऐसी काफी सारी कंपनियां बनाई जिनका राजस्व शून्य था। कोई भी कंपनी बनती है तो उसका कुछ रेवेन्यू होता है, उसके पास राजस्व आता है। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनाई, खास करके वो अरावली के क्षेत्र में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। और वहां पर अरावली का जो पहाड़ी है वो पहाड़ियां जो है वहां पर जंगल हैं और हरियाणा सरकार ने उन जंगलों को जमीन मान लिया। जिस जमीन को आप बेच सकते हैं लेकिन जंगल को आप बेच नहीं सकते। तो हरियाणा सरकार ने जमीन को जंगल को जमीन माना और उस जमीन को जंगल को जमीन मान के बेचने की सुविधा दे दी। और बाबा रामदेव की कंपनियों ने वहां पर बहुत सारी जमीनों का खरीद फरोख्त किया। और ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि पतंजलि ने काफी सारी ऐसी कंपनियां बनाई जिनका राजस्व शून्य था, फिर भी वो लेन देन में शामिल थी। अब मान लीजिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास न तो आमद में पैसा है, न तो मेरे पास कोई इनकम है, न तो एक्सपेंडिचर है। जब मेरे पास इनकम ही नहीं है लेकिन मैं बताऊं कि मेरा एक्सपेंडिचर बहुत है, तो पतंजलि ने ऐसी कई कंपनियां बनाई जिनका राजस्व शून्य था लेकिन वो लेन देन बहुत भारी मात्रा में करती थी। उदाहरण के लिए अरावली की वन भूमि खरीदने के लिए ऐसी कंपनियों का उपयोग हुआ जिसे आयुर्वेदिक कारखानों के लिए बताया गया था। आप जमीन लीजिए कि हम आयुर्वेदिक कारखाना बनाएंगे और वहां से आप किसी दूसरे कंपनी में आप खरीद लीजिए। लेकिन ऐसा कोई वहां पर निर्माण ही नहीं हुआ। जो जो आप ये बता रहे हैं अभी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अलग अलग जमीनों की चर्चा, कहीं पे 19 एकड़, कहीं पर 1 एकड़, ये सब बताया गया कि हम आयुर्वेदिक कारखाना खोलेंगे, लेकिन वहां पर कोई ऐसा कारखाना नहीं खुला। ये कंपनियां मालिकाना हक छिपाने के लिए बनाई गई ऐसा लग रहा है। ये सब चीजें हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव कह रहा है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव का यह भी कहना है कि इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन जायदाद के कागजात हैं, हजारों पन्नों में हैं, आने वाले समय में ये उसका भी, जो ये आप इस आपके स्क्रीन पे बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, अलग अलग जमीनों की चर्चा है, वो एक एक जमीन भी कैसे उनके पास आई उसका दस्तावेज भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास पहुंच गया है। लेकिन उसको कहानी बनाने में, उसको संक्षिप्त करके लोगों को समझाने में, क्योंकि उस कागज को पढ़ने में समय लगेगा, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये कहना है आज आज कि इस चीज पर भी वो खुलासा आने वाले समय में करेगा। तो देखने में लगता है कि बाबा रामदेव जी के किसी प्याज की परत दर परत खोलने के लिए उनके पास, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास काफी सारा मसाला पहुंच गया है। और ये बहुत दुखद भी बात है कि 2014 से पहले इस देश में बाबा रामदेव जी योग के प्रचारक माने जाते थे, योग के एम्बेसडर थे। लेकिन वो योग के एम्बेसडर थे, लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि 2014 में जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उस धर्म गुरु का काम भाजपा की सरकार ने हाईजैक कर लिया। अब वो मजबूरी में आ गए, उनको धर्म गुरु से फिर व्यापारी बनना पड़ा। अब व्यापारी बन जाएंगे तो आपको सरकारी मदद की जरूरत पड़ती है। आप अगर बिना सरकारी मदद के व्यापारी बनेंगे तो आपका लाभ कम होता है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं, आप लेकिन व्यापार के जो साथ साथ, सिद्धार्थ, जो बाबा रामदेव के मोडस ऑपरेंडी है, पहले उन्होंने मोदी सरकार को खूब मदद किया, फिर उनसे मदद ली, और आज दोनों को बेनिफिट है। मोदी जी के लिए वो वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, मोदी जी उनको पैसे से समृद्ध कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल अक्लेम मिल रहा है, और इसी तरीके से यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये पूरा अंपायर का खुलासा आज हो गया। अब ऐसे में सजा क्या होनी चाहिए
क्या जालसाजी, धोखाधड़ी, फरेब का मामला क्या बाबा रामदेव के खिलाफ रजिस्टर होगा? ये तो एकदम बेशर्म बाबा हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के लताड़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके खिलाफ कितने भी केसेस हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका क्या बिगड़ेगा? इस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खिलाफ डिफेमेशन केस कर दे, ये भी हो सकता है। क्या सजा क्या अ, होगी बाबा रामदेव के खिलाफ? सजा होने के लिए सैयां भये कोतवाल अगर है, ये कहावत है कि सैयां भये कोतवाल अब डर काहे का। कि इस देश में किसी को भी सजा दिलवाना अगर है तो वो सरकार ही किसी के ऊपर केस करती है। प्रोसिक्यूशन जो होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, कोर्ट में जब आप किसी के खिलाफ किसी ने कोई अपराध किया है ऐसा स्थापित करना पड़ता है, तो अपराध स्थापित करने का काम सरकार को करना पड़ता है। तो जहां पर कोतवाल ही यहाँ पर तो ये लग रहा है कि पहले तो हरियाणा की सरकार ने लैंड यूज पॉलिसी गलत बदल दी, उसके बाद ये सब चीजें उनके आंख के सामने होते हुए भी उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि सैयां भये कोतवाल। तो मुझे बताइए कि बाबा रामदेव जी ने अगर कुछ गलत किया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, तो इस पर तो अगर अभियोजन कुछ बनता है तब तो वो सरकार को ही कंप्लेंट करना पड़ेगा। और सरकार अगर खुद ही उसमें संलिप्त है, उस चीज में सरकार ही पार्टनर है, तो इसमें सवाल कौन पूछने वाला है? और इसमें सजा तो बहुत दूर की बात है। सजा तो तब होगा जब न्यायालय इस पर कुछ निर्णय देगा। वो निर्णय देने से पहले न्यायालय में सरकार को कोई कंप्लेंट एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी। एफआईआर फाइल जो जिस सरकार को करना है वही सरकार इसमें अगर लिप्त है, ऐसा रिपोर्टर्स कलेक्टिव बता रहा है, तो इसमें बड़ी समस्या हो जाती है। हालांकि हमें इस बात पर भरोसा है कि खास करके बाबा रामदेव जी के मामले में पिछले साल 1-2 साल पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ भ्रामक विज्ञापन चला दिए थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना अधिक संज्ञान में लिया कि उनको बाबा रामदेव जी को 2014 में तो 13-14 11 बार हमें एक बार उनको रामलीला मैदान में रातों रात छोड़ना पड़ा था अपने कपड़े बदल के। लेकिन उसके बावजूद पिछले 1-2 साल में उन्होंने जो भ्रामक विज्ञापन चलाए थे, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत जोरदार फटकार लगाई थी। हम लोगों ने टीवी पर देखा कि कई बार बाबा रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हॉल में हाथ जोड़ के खड़े हुए पाए गए। उन्होंने माफी भी मांगी। जब उन्होंने माफी मांगी तो कोर्ट ने कहा कि इस माफी को आप सार्वजनिक रूप से डालिए। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से डाला तो अगले बार कोर्ट ने फिर बुला के कहा कि आप अपना जी आप पतंजलि को बेचते समय तो अखबार में पूरे पन्ने का इश्तिहार चलाते हैं, लेकिन माफी मांगते समय छोटा सा मांगते हैं। तो जितना बड़ा इश्तिहार चलाए थे बेचने के लिए, उतना ही बड़ा माफी का भी मांगिए। तब जाके उन्होंने माफी मांगी बड़े स्तर पे। तो मेरे ख्याल से इस विषय में बाबा रामदेव जी, जहां तक विश्वसनीयता की बात है, मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी की विश्वसनीयता और पतंजलि की विश्वसनीयता इसमें बहुत मार खाई है पिछले कुछ समय से। इसीलिए कल भी हमने देखा कि उन्होंने पेप्सी के खिलाफ एक अपना अभियान छेड़ दिया है कि पेप्सी पेप्सी पीने वाले जो भी हैं वो शायद इस्लामिक संस्थाओं को मदद करते हैं, क्योंकि पेप्सी एक ऐसा देश है, एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जिसने कि सऊदी अरेबिया में 850 करोड़ रुपया इस्लामिक देश में इस्लामिक काम के लिए मदद में दिया है। आश्चर्य ये कि उसी पेप्सी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी हैं। भारत के लाखों युवक और बूढ़े बच्चे सब लोग पेप्सी पीते भी हैं। तो अब बाबा रामदेव जी को मेरे ख्याल से ये क्या हो गया, अपने उत्पाद को बेचने में वो उन्होंने लगता है खुद पर कोई उत्पाद कर लिया है। अब यहाँ पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव तो एक और चीज आ गई है, एक और नई समस्या उनके सामने है। जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का खुलासा है, अगर ये सही है, तो इसका मतलब बाबा रामदेव जी काफी सारी चीजों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है। पहली बात तो ये कि सांप्रदायिक संदेशों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्टर्स कलेक्टिव कह रहा है। वो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ये भी कह रहा है कि पतंजलि और बाबा रामदेव जी की संस्थाएं कर मुक्त चैरिटी का दुरुपयोग कर रही हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ये भी कह रहा है कि उनकी व्यावसायिक गतिविधियां संदिग्ध हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ये भी कह रहा है कि इन सारे चीजों में सरकारी निष्क्रियता और सरकारें भी संलिप्त हैं। इसके कारण उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है। सार्वजनिक भरोसे का उन्होंने दुरुपयोग किया है। इसके कारण उनके ऊपर कानूनी उलझने इससे पहले भी आई हैं, आने वाले समय में भी आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव अगले कुछ दिनों में, जैसा कि उसका खुद का कहना है, उसके पास और भी काफी सारे दस्तावेज हैं, वो उन दस्तावेजों को स्टडी कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मामले जमीन जायदाद के हैं। तो आपको पता है कि जमीन जायदाद का कोई भी अगर मामला बनता है तो उसमें काफी सारे कागज होते हैं, डीड होती है, जमीन के कागज होते हैं, उसको स्टडी करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले समय में बाबा रामदेव जी की विश्वसनीयता और नीचे जाएगी, क्योंकि इस तरह के खुलासे किसी भी
धर्म धर्म गुरु के लिए तो मतलब उनकी विश्वसनीयता बढ़ाते नहीं है, लेकिन आप अगर कोई एक उत्पादक हैं, आपके पास अगर कोई बेचने वाली वस्तु है, उस पर भी बट्टा लग जाता है और उसका भी व्यापार में उनको दिक्कत आएगी। अब इसमें नहीं, सबसे बड़ी लेकिन बात यह है कि वो कोई किसी ने चीज़ें जो बाबा रामदेव के अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, क्या वो लोग भी अब छटकेंगे? उनको भी लगेगा कि भाई ये योग के नाम पर ये आदमी क्या कर रहा है? और इस तरीके की लैंड डील्स कर रहा है, इस तरीके की जालसाज़ी, फ़रेब में अगर लगा हुआ है, तो लोग क्या इसकी भक्ति छोड़ देंगे? देखिए भक्ति के साथ ऐसा है कि वो देखिए बड़ा बड़ा आश्चर्य बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि गांधारी अपने पूरे होशो-हवास में खुद अपने आँख पे पट्टी बाँध लेती है। एक थे धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, तो जन्म से जो अंधे थे उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर गांधारी के तरह आप अपने पूरे होशो-हवास में अपने आँख पे पट्टी जीवन भर के लिए बाँध के अंधे हो जाइए, तो गांधारी की स्थिति जब हो जाती है तो मेरे ख्याल से उन लोगों को मुझे नहीं पता, जैसे उदाहरण के लिए मेरे मेरे बारे में मैं कह सकता हूँ कि 2014 से पहले काफ़ी सारी अपनी कुछ छोटी-मोटी बीमारियों के लिए मेरे भी कभी कमर में, कभी पैर में दर्द होते थे। तो उस समय बाबा रामदेव जी सुबह-सुबह 6 बजे काफ़ी सारे धार्मिक चैनलों पर आके योगा सिखाते थे। मैं भी उन चैनलों को देख के योगा सीखता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने रामलीला मैदान से रात में वो भाग गए, उस दिन मेरा भी उनके साथ मोह भंग हो गया कि सब उस दिन मेरे समझ में आया कि सच में उनको वो करना ही नहीं चाहिए था, उनको जन आंदोलन में उतरना ही नहीं चाहिए था। वो योग गुरु थे, हर आदमी का अपना एक कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य में रहे तभी उसके लिए शोभा देता है। बाबा रामदेव जी जब जब तक योग सिखा रहे थे इस देश को, योग के प्रचारक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उनकी महत्वाकांक्षा जागी और योग से वो राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक विषयों पर बोलने लगे, तो उनका उनकी पहली बार फजीहत तब हुई जब उनको रामलीला मैदान से रात में कपड़े बदल के भागने पड़े। उसके बाद भाजपा की सरकार 2014 में आई, तो पूरा का पूरा उनका जो योग का पैकेज था, वो तो भारत सरकार ने उठा लिया। मुझे बताइए, भारत के प्रधान जी जब जनपद पर बैठ के योग करेंगे, तो धर्मगुरु को कौन पूछने वाला योग देखने के लिए? प्रधान जी को ही देख के लोग योग सीख जाएगा। तो बेचारे इनके रोजगार इनका छिन गया। रोजगार छिन गया तो इन्होंने सोचा चलो कि अब कम से कम हम कुछ सामान बना के लोगों को बेचना शुरू करें। अब सामान बना के जब इन्होंने बेचना शुरू किया, तो सामान तो इस देश में हजारों लाखों लोग बेच रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं है, तो इनको लाभ ज्यादा चाहिए था, तो इन्होंने सरकार के साथ गठबंधन किया। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स कलेक्टिव को देख के ऐसा लग रहा है इनकी स्टोरी कि पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा का जो ये चक्र है, इसके जीते जागते उदाहरण आज बन के रह गए हैं बाबा रामदेव। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई जांच होगी, कोई पड़ताल होगी, क्या वो जेल जाएंगे? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है या हर तरफ से मोदी और शाह साहब उनको बचा लेंगे? इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव 25 खोजी पत्रकारिता भी करके लेके आएंगे तो भी रामदेव ने अपने आप को इस तरह से इंसुलेट कर लिया कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने यही माना था जब उन्होंने क्या कहते हैं इलेक्टरल बॉन्ड का कानून लाया था। उनको लगा था कि ये एकदम पूरी तरह से एयरटाइट कानून है, इसमें कहीं छेद नहीं है। कानून में सच में छेद नहीं था, कानून उन्होंने पास भी करवा लिया। लेकिन इस देश में काफ़ी सारे इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, समझदार लोग हैं, कानून के जानकार हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, भारत की न्यायपालिका में अलग-अलग ढंग से गुहार लगाते हैं। अगर ढंग से गुहार लगाई जाए तो हमने देखा कि एक पूरे के पूरे तरह से वाटर टाइट कानून को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में न्यायपालिका ने पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो ये अब निर्भर करता है, सबसे पहले तो अगले कुछ दिनों में रिपोर्टर्स कलेक्टिव पूरी अपनी कहानी निकालेगा। जब वो पूरी कहानी निकालेगा तब कोई एक एक्टिविस्ट हिम्मत वाला आदमी उस चीज को कहीं न्यायपालिका में गुहार लगाएगा। हो सकता है किसी न्यायपालिका में वो गुहार को उठा के वो न्यायपालिका में हर जज तो एक तरह के नहीं होते हैं, वो उसको फेंक दे, तब वो उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई न कोई इस देश में इस विषय को उठा के न्यायपालिका के सामने अपील तो करेगा और धीरे-धीरे न्यायपालिका इस चीज को संज्ञान में लेगी, क्योंकि बाबा रामदेव जी के मामले में न्यायपालिका इससे पहले भी संज्ञान में ले चुकी है
और बाबा रामदेव जी जब अपने आप के बारे में बोलते हैं तो कभी-कभी उनको खुद ऐसा बोलते हैं जैसे कि वो विश्व गुरु हैं, वो भारत में न्यायपालिका से भी ऊपर हैं। तो भारत में काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह के भ्रामक विज्ञापन चलाए हैं, लेकिन अगर भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका ने उसमें से बाबा रामदेव को अपने यहाँ बुलवा के हाथ खड़ा करवा के माफी मांगी, इसका मतलब न्यायपालिका की भी नजर बाबा रामदेव जी पर है, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, लगता है कि खुद ही विश्व गुरु हैं। तो मुझे बताइए कि न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, वो क्यों सुनेगा किसी दूसरे का उपदेश? तो मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी इस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की कहानी के बाद उनके लिए आने वाले समय में कोई ना कोई इस विषय को लेके न्यायपालिका में गुहार लगाएगा और न्यायपालिका धीरे-धीरे उसकी सुनवाई करेगी। और इससे पहले का परंपरा, इससे पहले ताजा उदाहरण है कि बाबा रामदेव जी के मामले में न्यायपालिका थोड़ी कठोर हो जाती है, उनको वो बुला भी लेती है और माफी भी मंगवा लेती है, एक के बदले 4 बार माफी मंगवा लेती है। तो इस विषय में बाबा रामदेव जी का थोड़ा-सा योगासन, उनका थोड़ा-सा उनका आसन हिल गया है ऐसा लग रहा है, उनका योगासन का आसन थोड़ा-सा हिला ऐसा दिख रहा है। लास्ट में बस चलते-चलते कि अब आपको क्या लग रहा है कि क्या बाबा रामदेव का इस सारी जांच पड़ताल के बाद क्या जेल जाना तय है? आज नहीं होगा लेकिन कुछ दिन बाद ये जेल तो जाना पक्की बात है। देखिए बाबा रामदेव जी, अगर ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की कहानी सही है तो उसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव कह रहा है कि ये सारा काम जो किया गया उसमें हरियाणा सरकार की भी संलिप्तता थी। तो जैसे ही ये मामला कोर्ट में जाएगा और बाबा रामदेव जी को बुलाया जाएगा तो बाबा रामदेव जी बोलेंगे मैंने थोड़ी गलती की, वो तो सरकार ने उस तरह का कानून बनाया, मैंने उसका फायदा उठाया। अब मुझे बताइए सरकार नाम की इकाई को कैसे सजा देंगे? आप, सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार एक इकाई है। तो सरकार नाम की इकाई को क्योंकि आप कोई किसी जेल में नहीं डाल सकते, तो बाबा रामदेव मेरे ख्याल से फिर से इनको माफी वगैरह मांगने वाली स्थिति आ सकती है, या किसी तरह का आर्थिक दंड इनको दिया जा सकता है, पेनल्टी वगैरह। लेकिन इस विषय में मुझे नहीं लग रहा है कि उनको, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जेल वगैरह होगी, क्योंकि वो कानून की आड़ में जाए, क्योंकि बड़े समझदारी से, फिर से मैं कह रहा हूं, इस मामले में बाबा रामदेव जी ने 2014 के बाद सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता वाले चक्कर में क्योंकि वो गए, तो उनको, उन्होंने जो अरावली की जमीन खरीदी, वो खरीदने से पहले उस जमीन के नियम को हरियाणा सरकार ने बदल दिया या इन्होंने कह के बदलवा दिया। तो बाबा रामदेव जी कहेंगे मैंने थोड़ी गलती की, अब सरकार ने जैसी पॉलिसी बनाई मैंने उसका लाभ उठाया। तो बहुत, ये इसमें बहुत समझदारी से बाबा रामदेव जी किए हैं इसमें कि फंसेगा कौन? बाबा रामदेव तो ये कह के निकल जाएंगे कि भाई मैंने तो पॉलिसी जो बन गई थी उसके हिसाब से मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए। तो क्या इसमें मनोहर लाल खट्टर जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो फंसेंगे? क्या इसमें केंद्र सरकार फंसेगी? क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर फंसेंगे तो वो कह देंगे कि भाई हमें तो हरी झंडी केंद्र सरकार ने दी थी। इसमें फंसेगा कौन असल में? मेरे ख्याल से इसमें फंसेगा मेरे जैसा मंद भक्त, क्योंकि मैं इससे पहले किसी जमाने में बाबा रामदेव जी का योगा मैं भी करता था, लेकिन मोह भंग मेरा हो गया। तो मैं, मेरे जैसा मंद भक्त अपने 2-3 साल उनके चक्कर में बिता दिया करके सबसे बड़ी सजा तो हमको हो गई। मेरे ख्याल से इसमें होगा ये कि बाबा रामदेव जी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा मार खाएगी और उनका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है पतंजलि नाम का, उसका व्यापारिक घाटे में भी वो चली जाएगी। इसके अलावा इसके बाद वो, ये पाखंड जैसे जैसे बाहर आएगा तो बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को, बाबा रामदेव जी को या इस तरह की चीजों को डिफेंड करना, उसका बचाव करना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो, क्योंकि ये पाखंड बिल्कुल सामने आ जाएगा। पाखंड अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिस तरह से रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहानी बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो योग करने वाले हैं उनको जमीन जायदाद से क्या लेना देना? जो महर्षि पतंजलि हुए थे, जिन्होंने दुनिया को योग नाम की चीज दी थी, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उनके पास इतना एकड़ जमीन था। हमने तो कभी पतंजलि ऋषि के नाम से किसी जमीन का सुना नहीं। अब जब जिस ऋषि के पास ही जमीन नहीं थी, आप उस ऋषि के नाम से संस्था खोल के जमीन का व्यापार कीजिए, तो इसका मतलब तो आप जो महाराज ऋषि थे, जो कहीं स्वर्ग में बैठे हुए होंगे, उनका, उनके नाम पर भी तो भट्ठा लगा दिया। आप जिसके नाम से काम कर रहे हैं, जो काम उसने खुद नहीं किया। जब ऋषि महर्षि पतंजलि ने 1 बीघा भी जमीन कहीं नहीं खरीदी, तो पतंजलि के नाम से मैं संस्था खोल के उसमें हजारों बीघा जमीन का धंधा कैसे कर सकता हूं? अगर मैं करूंगा, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? कोई भी बचाव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इनका पाखंड इसी तरह से बाहर आ जाएगा। चलिए, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस खोजी पत्रकारिता को सलाम। और आप सब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्टोरी को पढ़ें, उसमें कई स्टोरीज हैं, इसमें ट्वीट्स हैं, इसमें इमेजेस के जरिए बहुत अच्छे से रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने समझाया है कि किस तरीके से योगा और आयुर्वेद की आड़ में
किस तरीके का पाखंड, किस तरीके की जालसाजी, किस तरीके से धोखाधड़ी का एम्पायर बाबा रामदेव ने खड़ा किया है, और उसको समर्थन देते हुए हमारे मोदी जी हैं, शाह साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सब लोग इस धोखेधड़ी के बिजनेस में शामिल है। जी सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक जिनको भी इस चीज में रुचि हो, वो अपने फोन पर ही गूगल में जाके रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके डालिए, तो ये स्टोरी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। क्योंकि आप और हम मिलके पिछले 20 में 40 मिनट में मोटा मोटी चीजों को समझा पाए हैं, लेकिन असल में कैसे हुआ, इसमें एक एक चीज, मतलब ये प्याज की परत है। तो जनगण मन के किसी भी दर्शक को अगर ये पूरी प्याज की परत रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कैसे खोली देखना है, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अपने मोबाइल फोन में रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके गूगल में सर्च कीजिए, ये कहानी निकल आएगी, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।